जय हिंद। आज का जो पॉलिटी का क्लास था वो एक्चुअली एप्लीकेशन पर होना था, लेकिन एप्लीकेशन पे हैवी ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा सर्वर इशू आ गया, इसलिए आपका पढ़ाई कंटिन्यू रहे, इसलिए हम भाग 1 और भाग 2 पढ़ा दिए थे। आज भाग 3 हम मूल अधिकार के बारे में समझेंगे, फंडामेंटल राइट। देखिए, फंडामेंटल राइट को हम हिंदी में मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका ये नाम क्यों पड़ा? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए, ध्यान से रखिएगा, ये सरकार या किसी कंपनी संस्था की नहीं है, ये हमेशा किसी व्यक्ति पर लागू होता है, किसी पर्सनल पर, किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है। यदि आप इस व्यक्ति से इसका मूल अधिकार छीन लेंगे तो उसकी जिंदगी नहीं, जेल हो जाएगी। जेल में आपके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, ना आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आपके 90% मूल अधिकार को छीन लिए जाते हैं जेल में। तो आपकी जिंदगी क्या हो जाती है? जेल में बोलते हैं ना, नरक हो जाती है। सोचिए, अगर 100% छीन लेगा तो हम जेल के बाहर भी रह के नरक हो जाएंगे, हमारी आजादी ही नहीं रह जाएगी। तो ये जीवन जीने के लिए एकदम जरूरी है, प्राकृतिक है, इसलिए इसे हम नैसर्गिक कहते हैं। और इसे मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है, इसे कानूनी अधिकार इसलिए नहीं कहा जाता है। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, हमारा पड़ोसी नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार हमसे छीन सकती है। लेकिन मूल अधिकार वह अधिकार है जो ना ही हमसे कोई पब्लिक छीन सकता है और ना ही हमारी सरकार छीन सकती है। तो वैसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, जो नेचुरल यानी नैसर्गिक है, जिन्हें ना पब्लिक छीन सकती है ना सरकार छीन सकती है, उसे हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। ये मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लाया गया, वहां पर ये लिखित रूप से मूल अधिकार है, हम लोग लाए थे लोग। इसे हम अपने संविधान के भाग 3 में जगह दिए। अब भाग 3 में कहीं ना कहीं आर्टिकल में आप जगह देंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। हम आर्टिकल 11 तक पढ़ा दिए आपको, जिसमें से 2 वीडियो यूट्यूब पर है, एनआरसी और सीए और एनपीआर का वीडियो आपके एप्लीकेशन पर है। तो अब हम यहाँ से भाग ये अनुच्छेद 12 से 35 समझेंगे। देखिए, भाग 3 जो है ये हमें अधिकार देता है। तो अधिकार को हम फ्रांसीसी भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं, लेकिन इसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग। तो क्वेश्चन कहेगा कि संविधान के किस पार्ट को, किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा हम भाग 3 को कहते हैं। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, लेकिन ब्रिटेन में इसका प्रयोग हुआ था मैग्ना कार्टा का। देखिए, मूल अधिकार जरूरी भी है, लेकिन कभी कभी आपका अधिकार इस देश के लिए घातक हो जाता है। जैसे हम लोग सरकार का विरोध कर रहे थे जॉब के नाम पर, जब रेलवे एसएससी नहीं दी थी। हालांकि एसएससी और रेलवे को समझ में आ गया कि भाई स्टूडेंट से बगावत नहीं करना चाहिए। हर एक टीचर इंडिया का स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट केवल और केवल सक्सेस हुआ आप स्टूडेंट के बदौलत। हम लोग क्या कर सकते थे? हम आपको केवल आगे ला सकते थे, आपके ट्वीट में वो दम था। लेकिन क्या होगा कि अगर चाइना हमला कर दे और हर एक टीचर स्टूडेंट बवाल करे नहीं हमें नौकरी चाहिए, तो सरासर गलत है। तो इसी को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए गए। नियम ये बनाया गया कि हमारा मूल अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है किसी इमरजेंसी के इशू पर, और ये कुछ समय के लिए सस्पेंड होगा। सस्पेंशन यानी निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। अतः विदेशी आक्रमण या कोई इमरजेंसी आ गया तो हमारे मूल अधिकार को छीन लिए जाएंगे। तब आप नहीं कहिएगा कि सरकार नहीं छीन सकता, ये संविधान में स्पष्ट लिखा है। लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो दूसरे के अधिकार को छीन लेते हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जैसे 3 तलाक एक अधिकार था। वो 3 तलाक जो था वो 3 अक्षर के साए में किसी औरत की जिंदगी एक सिमट के रह जाती थी। तो हमारा मूल अधिकार अनुच्छेद 21 कहता है कि आप स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, आपकी जिंदगी में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दे रहा था वो 3 तलाक। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी मूल अधिकार को कुछ समय के लिए रोकना है तो उसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे निलंबित, और ये काम राष्ट्रपति करेगा। लेकिन कुछ मूल अधिकार अगर समाज पे धब्बा है या किसी के लिए नुकसानदायक है तो उसे कुछ देर के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली खत्म कर देना है, एबोलिश कर देना है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबंधित, हमेशा के लिए प्रतिबंध। तो मूल अधिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध संसद लगाती है और टेम्पोररी रोक जो लगाता है वो राष्ट्रपति। लेकिन इन दोनों के पता चला संसद मूल अधिकार पर रोक लगा दिया कि कोई सरकार का विरोध नहीं कर सकता है, जाओ अब हम लोग तो कब विरोध नहीं कर सकते हैं, जेल डाल देगी सरकार। तब कहा गया है कि मूल अधिकार का रक्षक कौन होगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका होगी। ये हमारे मूल अधिकार की रक्षा करेगा। अगर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देगा कि आप सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, जो करीब पहुंचेगा हमारे यहाँ पर। अतः जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है,
वाद विवाद कर सकते हैं। क्यों किया, ऐसे किए, मतलब वाद विवाद समझते हैं ना। तो ये पूछेगा कि क्या हमारा मौलिक अधिकार वाद योग्य है? कहाँ हम वाद विवाद कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। क्या हम इसे प्रवर्तन इन्फोर्स कर सकते हैं? एकदम इन्फोर्स कर सकते हैं। तो कहेगा क्या हमारा मूल अधिकार प्रवर्तनीय है? तो एकदम प्रवर्तनीय है। हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इंफोर्स करा सकते हैं सरकार के ऊपर कि नहीं, उसका मूल अधिकार है, उसको दीजिए। तो ये वाद योग्य भी है और फोर्स योग्य भी है। अब इसको पढ़ना चालू करते हैं। ये कहां से मिलेगा? तो 12 से 35 तक। तो 12 से 35 तक तो एक ही चीज थोड़ी ना होगा, उसमें कई कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है। तो हम आज पहला कैटेगरी समझते हैं। अभी हम 12 से अनुच्छेद 12 से आज 18 तक समझ जाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए अनुच्छेद 12 क्या करता है, ये परिभाषा देता है मूल अधिकार का कि भाई साहब ये जिंदगी जीने के लिए अधिकारी है, ये जरूरी है, लेकिन इस पर कभी कभी रोक लगाया जा सकता है। और ये सरकार को एक तरह से ये कहता है कि स्टेट, देखिए यहाँ सरकार का प्रयोग नहीं किया गया। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि स्टेट, अब स्टेट यानी राज्य, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मूल अधिकार को छीन रहा हो या मूल अधिकार पे मतलब रोक लगा रहा हो। वो स्टेट ऐसा कभी कोई कानून नहीं बनाएगा। लेकिन स्टेट जो है वो लोगों के अंदर कानून का डर बनाने के लिए कुछ नियम कानून जरूर रखेगा। तब यहाँ बात हो गया स्टेट में कौन स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र की कौन। तब यहाँ स्पष्ट बताया गया कि देखिए स्टेट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जैसे मतलब आपकी मुखिया हो गए लोग, मेयर हो गए लोग। जैसे बंबई का देखिए ना बीएमसी, कंगना रनौत की बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर गिरा दिया। ये राजनीति की वजह से ना हुआ है भाई। आप उसका नक्शा थोड़ा इधर उधर था तो आप उसको 24 घंटा का अल्टीमेटम देके घरे तोड़ दीजिएगा। तो ये हालांकि उनको पावर है, थोड़ी भी गलती करिएगा तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि जिनको पावर है वो अगर मान लीजिए पावर नहीं देगा तो जिसका मन जैसे घर बना देगा, सड़किए पे कोनो घर बना देगा। पता चला ए और चाचा है, ए और बड़का पापा घर बना के सड़किया पे ऊपर से इसे मिला देगा और नीचे से कोनो हैवी ट्रक जाएगी तो लड़ जाएगी। तो क्या उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, गली गली खोजेगी कौन घर ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट? तो उसके लिए लोकल बॉडीज बनाई गई। गाँव है तो मुखिया, बड़ा शहर है तो चेयरमैन या मेयर, तो वही होता है लोकल गवर्नमेंट, इनको पावर है। अब पता चला पावर, देखिए सरकार जनता पर दबाव बनाना भी जरूरी है, नहीं तो अराजकता आ जाएगी। जैसे बिजली बिल है, पता चला बिजली बिल जरा ऐसे उखाड़ लीजिए, ऐसे टोका फंसा लीजिए, बिजली बिल मत दीजिए। अब क्या है कि अगर हम बिजली बिल को अधिकार नहीं देते बिजली बोर्ड को, तो फिर हमको कुछ दबाव ही नहीं बना सकती थी। तो बिजली बोर्ड भी बना सकती है, ओएनजीसी भी, अन्य बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके पास कुछ अधिकार है, वो जनता पर दबाव बना सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 12 यही कहता है कि व्यक्ति का मूल अधिकार है, उसे अन्यथा या कोई बिना वजह आप छीन नहीं सकते हैं। लेकिन समाज को एक अच्छे ढंग से नियम कानून से चलने के लिए कुछ आप नियम कानून बना सकते हैं। कौन बना सकता है? तो वो स्टेट बना सकता है। संविधान स्टेट किसे कहता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सबको वो जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी अपने आप में एक स्टेट है। जहां एयरपोर्ट रहता है वहां आपकी जमीन है ना, तो 5 तल्ला घर नहीं बना सकते हैं वहां पे, क्योंकि जहाज जो आएगा ना तो घर में चारों ओर घर बना देंगे तो पायलट खोजेगा कहाँ उतारे, तो दूसरा का कह गए महाराज पीछे चल गया, नहीं बना सकते हैं। तो कुछ अथॉरिटी देना जरूरी है। तो स्टेट का मतलब ये मत समझिएगा यूपी बिहार है, ये संविधान की भाषा थोड़ी अलग होती है। तो ये हो गया हमारे संविधान का अनुच्छेद 12। अब अनुच्छेद 13 ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? ये अल्पीकरण कहता है। अल्पीकरण को इंग्लिश में कहता है डेगोरेशन। ये डेगोरेशन क्या है? कहता है कि हमारा मूल अधिकार जो है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमारे मूल अधिकार से, हमारे अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ होता है तो फिर वो हमारा मूल अधिकार नहीं है। जैसे हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोनो को गरिया देंगे भाई, हमारी आज़ादी, हम कुछ भी बोले तो उसकी भी तो आज़ादी है भाई, शान से जिंदगी जिए। तो हमारा ये अनुच्छेद 13 कहता है आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा। कब घटाया जाएगा? जब वो असंगत हो जाएगा। असंगत मतलब क्या होता है? इनकॉन्सिस्टेंट। अब ये इनकॉन्सिस्टेंट मतलब क्या होता है? असंगत, दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाला ना हो। अब हमें, जैसे हमको अधिकार है हम गाड़ी चलाएं, कोई घर में चला दे, घुस जाओ, हमारा अधिकार है कि हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। तो किसी के बेडरूम में घुस जाओ, कौन कुंची कर रहा है तुम, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई। तो यही कहता है कि आप की आजादी है, लेकिन याद रखिएगा ये आजादी तब तक ही है जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचे। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझिए, हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये अनुच्छेद 13 कहता है कि इससे पहले बहुत सारे कानून बने थे, वो कानून अभी भी लागू रहेंगे। जैसे हमारी आईपीसी की धाराएं वगैरह वो 1860-61 की बनी हुई है सब, वो अभी भी लागू रहेंगे। यानी संविधान के बनने से प्री कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी अगर कोई कानून बना हुआ है तो वो लागू रहेगा, बशर्ते वह कानून वर्तमान संविधान में दिए गए मूल अधिकार
अधिकार को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। जैसे पर्सनल लॉ, अब ये पर्सनल लॉ क्या होता है, तो हिंदू मुस्लिम के लिए एक अलग अलग कानून है, पर्सनल लॉ है कि इसमें हर चीजें अलग अलग लिखी गई हैं। तो इसी पर्सनल लॉ में है कि भाई मुसलमान पे एक शरिया का कानून लगेगा, उसमें इस्लामिक कानून लगेंगे। हिंदू धर्म में भी है, कुछ हिंदुज्म के कानून है जो मुसलमानों पे नहीं लगते, मुसलमान के कानून हिंदू पे नहीं लगते। इसीलिए ना गवर्नमेंट कह रही है कि हम अब एक समान सिविल संहिता लाएंगे, एक समान कानून लाएंगे जो हिंदू मुस्लिम दोनों फॉलो करो। अब इसी कहा गया है कि जैसे पर्सनल लॉ, चलिए अच्छा है, ये इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब इसी पर्सनल लॉ में था 3 तलाक। अब 3 तलाक में सायरा बानो ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब सायरा बानो केस किया तो यहां से मौलाना लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, कहे जज साहब पगला गए का, ये पर्सनल लॉ का मैटर है 3 तलाक, आप कहां से इसमें घुस जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना लोग को झाड़ दिया, कहा कि आप खान सर का क्लास नहीं किए हैं। समझिए कैसे कि पहले ये पर्सनल लॉ 1937 में बन गया था, मतलब ये 3 तलाक का नियम जो था, तलाक बिद्दत 1937 से चलते आ रहा है, संविधान से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खान सर का क्लास देख लीजिए, उसमें स्पष्ट बोला गया है कि संविधान के पहले के बनाए गए सारे नियम कानून रहेंगे बशर्ते वो किसी के अधिकार को न छीन रहे हो। तो 3 तलाक जो है वो पुरुष को अधिकार दे रहा है, लेकिन इस अधिकार में न जाने कितनी महिलाओं की लाइफ खराब हो जा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका पर्सनल लॉ रहेगा, लेकिन उस पर्सनल लॉ में से जो तलाक बिद्दत है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जनता को लग रहा है 3 तलाक खत्म हो गया, अभी भी है। तलाक 3 टाइप का था, तलाक हसन, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। तो तलाक बिद्दत जो था वो असंवैधानिक था, उसे दिया गया है, खत्म किया गया, न कि 3 तलाक है। ये आगे अनुच्छेद 25 में समझाएंगे, अभी तो अनुच्छेद 13 है। यानी ये जैसे पहले देखिए, पहले कानून था, एक एजुकेशन एक्ट आया था भारत में कि जो छोटे जाति के लोग रहेंगे, दलित रहेंगे, वो क्लास में घुस के नहीं पढ़ेंगे, वो बाहर पढ़ेंगे। अब आप बताइए, आज वो कानून पहले जो था अभी लागू रहेगा, खत्म कर दिया गया। तो ये अनुच्छेद 13 यही कहता है कि पहले के कानून जितने भी हैं वो लागू रहेंगे बशर्ते अभी के कानून को वो तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हो। तो ये 13 बहुत जरूरी है। और ये कहता है कि सरकार भी ध्यान रखेगी कि बाद में भी ऐसा कोई कानून ना बनाए जो उसके मूल अधिकार को छीन रहा हो। अब पता चला सरकार बाद में कानून बना देती है कि आप चारों ओर नहीं घूम सकते हैं, सरकार पे सवाल नहीं उठा सकते। तो कहे सरकार ये न पढ़ रहे हो अनुच्छेद 13 कि आप न पहले का ऐसा कोई कानून ना बाद में ऐसा कोई कानून। ये है भीमराव अंबेडकर, इस पर बहुत बड़ी बहस चली थी अनुच्छेद 13 को लेके। आप सोच सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ढंग से संविधान लिखा गया है। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को जिन्होंने इतना मजबूर किया। और याद रखिए, ये जो नेता है ना, जो संसद में बैठे रहते हैं, बेच दिए रहते हैं आपको। ये जो संविधान है ये उन्हें रोक के रखा है, तुम बेच नहीं सकते हो। अगर आप ईमानदार समझते हैं तो वाकई समझिए कि जो संविधान बनाने वाले थे वो ईमानदार थे, वरना इन लोग को अभी दे दिया जाता तो बेच खा जाते सब। तो ये उन्हें रोक के रखता है अनुच्छेद 13। आप याद रखिएगा, ये अल्पीकरण है। कब? जब आप दूसरे को तकलीफ देने लगते हैं तब। अब आर्टिकल 14 आता है, अनुच्छेद 14। इसमें बड़ा कंफ्यूजन, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछता है। इसमें 2 तरह की बातें कही गई हैं। एक कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे सब बराबर है। इसीलिए कानून पे देखेंगे ना, तो पट्टी लगा रहता है, औरत पे तलवार ली रहती है, तराजू कहती है कि हमारे आंख पे पट्टी है। अब तुम आगे राष्ट्रपति हो कि चपरासी हो, ऊंचे जाति के हो, दलित हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई मतलब नहीं, गलती किया छपाक दे काट देंगे। यानी कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। बिफोर का मतलब पीछे नहीं, बिफोर का मतलब सामने नहीं, देखते अपोजिट मतलब सामने। तो कानून के सामने सब बराबर है। ये बातें सबसे पहले किसने किया था? एवी डेसी। एवी डेसी एक बहुत बड़े शास्त्री थे, उन्होंने ये बात को बताया था। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है कि एवी डेसी का सिद्धांत कौन है? तो कानून के समक्ष समानता। इसी को फॉलो किया गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कानून सबके लिए बराबर है, वहां की रानी के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए भी। लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा कि ये गलत है, कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई 5 साल का लड़का है, वो क्लास 5, मान लीजिए कोई क्लास 5 साल का लड़का है, और कोई लड़का 20 साल का है।
तो क्या एक ही कानून दोनों पे लागू कर देंगे? देखिए, तो 5 साल के लड़के का टिकट ट्रेन में आधा लगता है और 20 साल के लड़के का टिकट पूरा लगता है। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दे इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट आप बहुत बड़े कानून के रक्षक बनते हैं, ये बताइए हम 20 साल के हैं तब वो भारत के नागरिक हो, बचो है तब वो भारत का, ओकरा आधा का है लग रहा है, हमरा का है पूरा लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही कहता है कि देखिए अमेरिका के संविधान में क्या कहा है, कानून का समान संरक्षण, यानी अगर आप बड़े हैं या छोटे हैं, अगर कोई गलती कर दिए हैं तो सजा आप दोनों को बराबर मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक आपको अलग देखा जाएगा क्लासिफिकेशन के नाम पर। जैसे भारत में महिलाओं को फांसी नहीं लगी अभी तक, कुछ डिफ्रेंसिएशन करना ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि समाज को एक बेहतरीन बना के रखने के लिए। आप देखिएगा, एगो लड़का लड़की शादी करके भाग जाएगा सब, अब उसके बाद से लड़कियां पकड़ाएगी ना तो कोर्ट में आके क्या कर देगी, हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। अब आप बताइए किसी लड़की को कोई बहला फुसला के भागेगा कि चलो 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 भाग जाते हैं शादी कर लेते हैं? नहीं ना लेके भाग सकते हैं। ऐसे कोई लड़की को लेके भागेगा, और देखो कौआ कौआ कौआ, अरे बहलाया फुसलाया किसको जाता है? जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो हमारा कानून कहता है कि देखिए समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि सब पे कानून बराबर लगे, किसी पे थोड़ा सख्त कर दीजिए, किसी पे कम कर दीजिए। इसका मेन मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना, इसीलिए इसको लाया गया है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। देखिएगा लड़का लड़की अगर भाग जाएगा ना तो कोर्ट में लड़का का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, लड़कियां जो कहेगी वो सही हो जाता है। इससे क्यों रखा गया इस चीज को? ये एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि ज्यादा अगर बराबर कर देंगे ना तो फिर समाज में एक डिसबैलेंस हो जाएगा। आप देखिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है इन पर कानून नहीं लगता है, समान नियम नहीं लगता है। राष्ट्रपति मर्डर भी कर देगा ना तो उसे आप सजा नहीं दे सकते हैं, राज्यपाल मर्डर भी कर सकता है तो उसे सजा नहीं दे सकते हैं। हाँ, आप उस पर फाइन लगा सकते हैं, यानी उस पर फौजदारी का मुकदमा नहीं लगा सकते हैं, आप दीवानी यानी सिविल मामला दंड लगा सकते हैं, कुछ मतलब कंपनसेशन जुर्माना लगा दीजिए। इसका एक और रीजन है, आप राष्ट्रपति को कह दिए कि इसको 10 साल का जेल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति को अधिकार अनुच्छेद 71 के तहत तो माफ कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट में 10 साल मुकदमा चलेगा, इनको 20 साल का सजा हुआ, एक बार साइन करेगा, मैं अपनी सारी सजाओं को माफ करता हूँ, जा माफ कर लेगा वहां पर। और राज्यपाल को भी अगर आप सजा दीजिएगा तो उसको अधिकार 162 के तहत। तो देखिए संविधान वाला कितना होशियार था सर, कहा कि जो है अपन सजा माफ कर लेगा, तो इन समय मुकदमा चलाने भी ना क्या जरूरत है। लेकिन फिर यही बहस हो गई, फिर अंबेडकर साहब और राजेंद्र प्रसाद इन लोग में बहुत लंबी बहस हुई, तब वहां लिखा गया कि इनको